नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडमिशन वाला। और बात करते हैं कि कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय बहुत सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ जो मेन गलतियां 4-5 उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी उसे ना करे और उसे रिकवर करने की कोशिश करे। तो चलिए बिना देरी के करते वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि क्या है वो गलतियाँ जो बार बार स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती ये मेरे नज़र में आई है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्लेम ही छोड़ रहे, उनको एक सीईटी से वो क्लेम ही नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही सीईटी से क्लेम कर रहे। तो ये बात बहुत गलत है, ठीक नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जेई छोड़ रहे हो तो इसका मतलब है कि प्राइवेट कॉलेजेस की आप 15% सीट छोड़ रहे हो, उस पर दावा ही नहीं कर रहे हो आप, तो फिर बहुत सारी आपकी चांसेस कम हो जाते हैं। उसकी 60% सीट सीईटी से भरी जाती है, 15% सीट जेई से भरी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जेई के लिए सीट अलग है, सीईटी के लिए अलग सीट है। तो अगर आप किसी एक ही सीईटी से अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कुछ सीटों पर का हक, कुछ सीटों पर का दावा आप छोड़ रहे हो। ये गलत बात है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं कि उनका जो जिसमें ज़्यादा मार्क्स है सिर्फ उससे ही कर रहे हो। तो लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, दोनों से भी आप क्लेम कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपको दूसरे भी सीईटी से अच्छा सीट मिले, तो आप ये बिल्कुल ना कीजिएगा। दोनों भी सीईटी से आप जितना हो सके उतना ट्राई कीजिएगा। हालांकि मैं मानता हूँ ये वीडियो लेट आ रहा है, देरी से आ रहा है, इससे पहले ही आना चाहिए था वो। लेकिन चलिए, जो मेरे ध्यान में आ गई है, जो स्टूडेंट्स के फीडबैक से मुझे पता चल रहा है, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं दोस्तों से अपील करूँगा कि आप दोनों भी सीईटी से अपील कीजिएगा। ओएमएस स्टूडेंट को मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप 15% जो सीटें होती है प्राइवेट कॉलेज में उसके लिए ही एलिजिबल है, और आप जेई से ही एप्लीकेशन करें। भले आपने सीईटी दी हो, लेकिन आप जेई का दावा मत छोड़िएगा। अगले गलती की तरफ हम जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ना जाने क्यों टीएफडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस को छोड़ रहे हैं, उनको अप्लाई नहीं कर रहे, उनके सीट पर का दावा क्यों छोड़ रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जितने ज़्यादा हो सके उतने सीट पर आप अपना दावा रखिएगा, अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है टीएफडब्ल्यूएस का, क्या मुझे पता नहीं उनके मन में क्या डर बैठा है उसका। उनको ज़्यादा कटअप की वजह से भी एक बात है कि वो छोड़ रहे हैं कि चलो ज़्यादा कटअप रहते हैं मुझे मिलेगा नहीं। दूसरा है कि सीए उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ टीएफडब्ल्यूएस का ही विचार होगा, जब सीट अलॉटमेंट होगा तो उसमें सिर्फ टीएफडब्ल्यूएस का विचार होगा और बाकी की सीट हमें मिलेगी ही नहीं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। टीएफडब्ल्यूएस के अलग सीट उनका चॉइस कोड होता है, आप उसे डाल सकते हैं या फिर उसे स्किप भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। लेकिन आप दावा मत छोड़िएगा। आप उसको अगर इंक्लूड करेंगे, आपके ऑप्शन फॉर्म बड़ा हो जाएगा, आपके ऑप्शन फॉर्म में बहुत सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे, तो टीएफडब्ल्यूएस का उस पर आपको दावा करना अच्छी बात है। दूसरे राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि एक बार हमें टीएफडब्ल्यूएस की सीट मिल गई तो दूसरे राउंड में फिर हम कॉलेज भी नहीं बदल सकते और ब्रांच भी नहीं बदल सकते। तो ये नियम जो है वो एडमिशन सिस्टम खत्म होने के बाद, मतलब अगले साल के लिए होता है। सेकंड ईयर में जो हम कॉलेज और ब्रांच ट्रांसफर करते हैं उसके लिए वो नियम होते हैं, वहाँ पर आप नहीं कर सकते। लेकिन अभी दूसरे राउंड, तीसरे राउंड में आप स्पॉट राउंड तक आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईडब्ल्यूएस को बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि बहुत सारा झंझट है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, कोई सेंट्रल का है स्टेट का नहीं दे रहा है, तो आप उससे पाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का फायदा सीट के लिए होता है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ईडब्ल्यूएस से किया तो फिर स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्कॉलरशिप ईडब्ल्यूएस एससीबीसी जो होते थे पहले, उनको ओपन को जो स्टूडेंट एलिजिबल है उनको एक ही मिलती है, जिसे ईबीसी बोलते हैं, पंजाबराव देशमुख। वही स्कीम्स ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी और ओपन तीनों के लिए भी थी। अब एससीबीसी नहीं है तो फिर आपके लिए भी वही स्कीम होगी। लेकिन ईडब्ल्यूएस का सीट का फायदा वो क्यों छोड़ रहे हो आप? सीट का फायदा आपको मिलता है, फीस तो स्कॉलरशिप की स्कीम तो सभी को वही रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर आपने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई भी नहीं किया तो भी आप ईबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया आपने, हो सका उतना, तो फिर आपको सीट का हक रहेगा। और बहुत सारे सीट ऐसे कि आपको अच्छे सीट ईडब्ल्यूएस से मिलते हैं, तो आपको आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना ना चूकिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है ईडब्ल्यूएस का फिर मुझे उस तक नहीं आया, उस समय मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं आया तो मेरा पूरा एप्लीकेशन ही रद्द हुआ। तो ऐसा होता नहीं है। अगर कोई त्रुटि आपके एप्लीकेशन में आती है तो वो त्रुटि जिस रिगार्डिंग है उसका आपका दावा खारिज हो सकता है, लेकिन आपका पूरा एप्लीकेशन नहीं जाएगा। मतलब आपने टीएफडब्ल्यूएस का दावा कर दिया लेकिन कुछ गलत आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया इनकम का, तो फिर आपका टीएफडब्ल्यूएस यस का नो हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन आपका फॉर्म पूरा की पूरा रिमूव या फिर पूरा की पूरा आपका दावा खारिज नहीं होता, पूरा एप्लीकेशन आपका कैंसिल नहीं होगा, ऐसा होता नहीं है। इस डर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप प्लीज उसे अप्लाई कीजिएगा। दूसरी एक बात है कि स्क्रूटिनी रिमार्क ना देखना। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा है और ये बहुत सारे उन्होंने कंफ्यूजन पैदा किया है, ये रिमार्क वो रिमार्क वो रिमार्क, तो स्टूडेंट्स को उस पर क्या रिएक्ट करना है उसका समझने में देरी हो रही है और उसकी वजह से फिर वहाँ पर भी देरी लग रही है और स्टूडेंट के एंड पर भी देरी लग रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने ग्रीन ये देख लिया कि मेरा एप्लीकेशन वेरीफाइड हो गया है, कंफर्म हो गया है, लेकिन ये इसका बारे में मैं सोचता हूँ नहीं है, ये पढ़ लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई बटन नहीं दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि वहाँ पे बटन दिया होता है, यहाँ पे कोई बटन नहीं दिया तो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, आप देख लीजिएगा। इस कंडीशन में हो सकता है कि आपका कोई दावा उन्होंने खारिज किया हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखाई इस इमेज में टीएफडब्ल्यूएस का दावा उन्होंने खारिज कर दिया, इसका नो कर दिया है। लेकिन इस कंडीशन में आपको फिर
उनको रीओपन के लिए आपको ग्रीवेंस डालना होगा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मुझसे गलती से वो अपलोड हुआ था, मेरे पास करेक्ट डॉक्यूमेंट है, तो आप उसे अनलॉक कीजिएगा। अनलॉक करने के बाद फिर से आप पूरा फॉर्म बदल सकते हो, उसमें भरना है और फिर से आपको उसे स्क्रूटिनी के लिए रीसबमिट करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्या मतलब हो सकता है स्टूडेंट के एंड पर ये सारी बातें उनको थोड़ा सा हजम होने में वक्त लगता है, तो लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट से गलती हो रही है कि वो प्रॉपर उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या मैसेज आ रहा है और उनको क्या एक्शन उसमें बाद में लेने की है। और उन्होंने प्रयत्न किया है, उसको मराठी में भी इशू कर दिया है, बहुत बार इंस्ट्रक्शन में भी इशू कर दिया, लेकिन वो फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है और स्टूडेंट की एंड से प्रॉब्लम आने की वजह से फिर एससी के एंड, स्क्रूटिनी सेंटर के एंड पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम अभी फेस करने पड़ रहे हैं उन लोगों को भी। तो इसकी वजह से देरी हो रही है दोस्तों। बहुत दूसरा एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे स्टूडेंट गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट दूसरा अपलोड कर रहे हैं, कोई ऐसा अपलोड कर रहे हैं जो ओरिजिनल से ना हो, जेरॉक्स पर है, फोटो ऐसा नहीं है, वो पढ़ नहीं पा रहे वो लोग, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। एक बार एप्लीकेशन वापस भेज दिया तो फिर उसे आपको एक्शन लेना है उस पर भी देर हो रही, फिर आपने सबमिट करने के बाद उनको भी डैशबोर्ड पर दिखता है, उनको फिर से पूरा एप्लीकेशन वेरीफाई करना है, तो बहुत सारा टाइम इस पर चला जा रहा है। और अगर मुझे तो लगता है कि और एक एक्सटेंशन हमें दिया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, हालांकि ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा है। दूसरी बात करें तो डॉक्यूमेंट्स पर बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा है कि डॉक्यूमेंट पर नाम थोड़ा सा वेरी है, तो इस कंडीशन में हम क्या करें। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि जिनका सीबीएसई बोर्ड से और जिनका ग्रेड शीट मिला है वो मार्कशीट अपलोड नहीं कर रहे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ग्रेड शीट का 1-2 पेज की पीडीएफ बनाइएगा, एक फर्स्ट पेज पे आप ग्रेड शीट डाल दीजिएगा, सेकंड पेज पे आप जो स्कूल ने आपको कन्वर्ट करके दी है मार्कशीट उसे आप वहाँ पर डाल दीजिएगा और दोनों भेज दीजिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट्स पर जिनका नाम थोड़ा सा वेरी है या फिर बहुत ज़्यादा वेरी है तो वो लोग एक एफिडेविट बनाए और दोनों का भी रिगार्डिंग उसका फॉर्मेट वो एफिडेविट वालों के पास होता है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनको बताना है क्या फैक्ट हुई है तो वो बना के देंगे, वो स्कैन करके साथ उसके अपलोड कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना। बहुत सारे स्टूडेंट का तो यहाँ तक प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका मदर्स नेम का कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो ये भी दिक्कत स्टूडेंट्स को हो रही है। आपके अगर 12th के मार्कशीट पर है तो उसको आप हाईलाइट करके उनको भेज सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से भी बहुत देरी लग रही है इस सिस्टम में और इसकी वजह से आप डॉक्यूमेंट का जो पार्ट है वो आप अच्छी तरह से कीजिए ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि फॉर्म अनलॉक करके ज़रूरी अपडेट स्टूडेंट नहीं कर रहे, उनको एक बार एक्नॉलेजमेंट कब रिसिप्ट जनरेट हो गई वो छोड़ दे रहे, उनके पास बाद में डॉक्यूमेंट आ गया, किसी और सीट के लिए वो एलिजिबल हो गए, तो वो लोग को समझ रहे हैं कि चलो मेरा तो हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट आया है तो आप ग्रीवेंस में जाइएगा, ग्रीवेंस डाल दीजिएगा, एप्लीकेशन ओपन अनलॉक करने की रिक्वेस्ट कीजिएगा, अनलॉक होगा आपका एप्लीकेशन, आप उसमें ज़रूरी बदलाव कीजिएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा जो आया आपके पास और फिर से आप उसे स्क्रूटिनी के लिए सबमिट कर दीजिएगा। आप अभी भी कर सकते हो, तो उसमें कोई आप संकोच मत कीजिएगा। आप जो अगर आप किसी टाइप के लिए एलिजिबल हो रहे हो, आपके पास डॉक्यूमेंट आया है और अगर आपका वेरीफाई भी हुआ है तो आप फिर से उसे रिक्वेस्ट करके आपका पूरा काम करके लीजिएगा। जाते जाते कुछ बातों का ध्यान हम खींचना चाहेंगे उसकी तरफ। तो दोस्तों फार्मेसी के, हालांकि ये सभी को पता होगा, ये कोई करता नहीं होगा, लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फार्मेसी का मेरिट जो है वो पीसीएम या फिर पीसीबी जिसका भी स्कोर ज़्यादा होगा उस पर लगता है। तो फिर ऐसा नहीं है कि पीसीबी के ग्रुप पर को ही पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा और फिर पीसीएम, तो ऐसा नहीं है। जिसका ज़्यादा स्कोर है आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा मेरिट लिस्ट के लिए, वो आपको फ़ायदा होगा। जेई और सीटी की बात करें तो दोनों की अलग मेरिट लिस्ट होती है, उनके लिए अलग अलग सीट है, तो फिर आपका अलग अलग मेरिट नंबर उसमें होगा दोनों में। तो हो सकता है कि आपका किसी एक में अगर ज़्यादा स्टूडेंट ना हो तो फिर आपका वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हो, तो जो कि पहले स्लाइड पर हमने बात की कि आप जेई और सीटी दोनों से भी चांस ले ताकि आपको अच्छी सीट मिलने में फ़ायदा हो। स्क्रूटिनी के समय कुछ हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने की ना वजह से या फिर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने की वजह से आपका फॉर्म उन्होंने कन्फर्म किया हो लेकिन किसी सीट का आपका दावा हटाया हो, तो फिर आपको फिर से दावा करना होगा, फिर से आपको ग्रीवेंस डालकर आपको एप्लीकेशन उसे अनलॉक करना है, फिर से उस पर दावा आपको पेश करना है करेक्ट डॉक्यूमेंट के साथ। तो आप ये भूलिएगा मत, उसे छोड़िएगा मत। दूसरा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम उनको लग रहा है कि फाइनल रिसिप्ट का एक्नॉलेजमेंट उन्होंने आई है लेकिन उस पर क्या सिग्नेचर ले ले। मैं पहले बताऊंगा सिग्नेचर की बाद में सोचिए, पहले ये देखिए कि पूरी की पूरी उनका जो डेटा है, पूरी जो फील्ड है आपने भरी हुई वो आई है क्या। कोई ऐसा तो नहीं है आपने दावा किया और उन्होंने खारिज कर दिया, तो आप वो पूरी तरह से देख लीजिएगा। सब कोई एसएस है क्या, TWCS है क्या, EWCS है क्या, आपकी जो सीट पर हमने दावा किया वो सब अच्छी तरह से है ना। और फिर आप सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं, उस पर वो पिछले साल का ही फॉर्मेट है उन्होंने कंटिन्यू किया है, तो उस पर कोई सिग्नेचर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों रुकते यहाँ पे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। अगर आपके मन में है कोई सवाल तो पूछेगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, ज़रूर कोशिश करेंगे उसका जवाब
देने की, और अगर कोई नए प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स में उसको बताइएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये पता चले। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स का जितना कम हो उतना नुकसान हो, किसी छोटी गलती की वजह से बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़े। रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार। जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुभ रात्रि।